तब लोगों को समझ में आया। तो बताइए, जिस देश में लोगों को इलू का मतलब नहीं पता है, वहां पे लोग कैब और सीए का मतलब समझाने लगे। वैसे कैब और सीएए से पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि अब तो कोई भी गुलाम अली की गजल गुनगुनाने से डरता है। नहीं, गुलाम अली की वजह से नहीं, उनकी गजलें थी ऐसी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। लोगों को लगता है घुसपैठिया है, नागरिकता मांगने आ। एक और लाइन थी उनकी कि हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। लोगों को लगता है कि एनआरसी के पेपर इनकम्प्लीट हैं। ये प्रूफ दे रहा कि हम तब से यहीं पे रह रहे हैं। हालांकि जब से ये कैब और सीए आया है, तब से मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने अभी तक कैब के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे मैंने कहा कि मोदी जी से लेकर के रिंकिया के पापा तक सुबह शाम समझाने में लगे हैं। फिर भी लोग नहीं समझ रहे, तो मैं बोल करके क्या समझा लूंगा। वैसे भी मोदी जी की सारी स्कीम ऐसी होती है, लागू तो कर देते हैं, किसी को समझ में नहीं आती। मोदी जी की सारी स्कीम बिल्कुल सलमान खान की तरह है, दिमाग में तो आती है, समझ में नहीं आती। नोटबंदी आज तक किसी को समझ में आई? कभी कभी तो मोदी जी खुद अमित शाह से पूछ लेते हैं, अमित शाह ये बताओ ये नोटबंदी क्या है? तो अमित शाह सामने से बोले, आपने लागू की थी, आप समझो क्या है। इधर मैंने सीए लागू किया है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। और फिर आपको रामलीला मैदान में जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी कि भाइयों बहनों एनआरसी लागू नहीं होगा। अरे मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं कि एनआरसी लागू होगा होगा होगा। अब बताइए, लोग मुझे झूठा समझेंगे। फिर मोदी जी ने समझा, देखो अमित शाह, मेरे होते हुए तुम्हें कोई झूठा नहीं समझेगा। कि सारी चीजें है ही हैं ऐसी। सीएबी, सीएए, अभी नया आ गया है एनपीआर, और समझो वही नहीं समझ में आ रहा तो ये भी समझो। खैर, ये सीएबी, सीएए और ये एनपीआर, इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन इससे लोगों ने गांव खेड़े तक अंग्रेजी बोलना सीख लिया। मुझे तो एक लड़का मिला, बोलता है अंकल मेरे को फर्राटेदार अंग्रेजी आ गई। मैंने बोला कहाँ सीखा? बोला मोदी जी से सीखा। मैंने बोला बोल के सुना। बोलता है सीएए, सीएबी, एनसीआर, एनपीआर, जीडीपी, जीएसटी, ईवीएम। अच्छा, लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरे देश में समझाने की कोशिश की कि सीएबी क्या है, सीएए क्या है, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। तो चलिए एक कोशिश मैं भी अपनी तरफ से करता हूं कि शायद लोग समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। अक्सर आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम से खाना खा लो तो ठीक, वरना लेट हो गए तो काउंटर पर जाते ही पता चलता है प्लेट खत्म हो गई। लोग भड़क जाते हैं, लड़की के बाप को बुलाते हैं, ये क्या तरीका, प्लेट खत्म हो गई। फिर लड़की के बाप आके कैटरिंग वाले पे भड़कता है, प्लेट कैसे खत्म हो गई, 300 प्लेट थी, इतने लोग तो आए भी नहीं है। फिर कैटरिंग वाला समझाता है कि देखिए साहब, क्या होता है कि कई बार बाहर के कुछ लोग शादी में जबरदस्ती घुस के खाना खा जाते हैं। फिर लड़की के बाप टेंशन में आता है, पंडाल की तरफ जाता है और पूरे पंडाल का एनआरसी करता है। एक एक रिश्तेदार को शक की नजर से देखता है। कई बार दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं जो उनको पहचान नहीं पाता है, उनको बोले जरा तुम कौन भाई, कैसे? बोले मैं वो अमीर वाले गुप्ता जी का बेटा हूँ, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी ना। अच्छा अच्छा, तुम गुप्ता जी के बेटे हो, खाओ 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 खाओ। लेकिन ये तुम्हारे साथ ये कौन है? अंकल जी ये मेरा दोस्त है, इसी की बाइक में बैठ के आया हूँ। दोस्त, रख प्लेट नीचे, रख प्लेट, निकल बाहर। शर्म नहीं आती दूसरे की शादी में घुस करके खाना खा, रख प्लेट, निकल। उसको बेचारे को बाहर निकाल दिया। अब ये सब जितने रिश्तेदार देख रहे हैं उनको बुरा लगता है कि यार ऐसे खाना खा रहा था, बेचारे को निकाल दिया। तो कुछ रिश्तेदार आकर के रिएक्ट करने लगते हैं, साढ़ू सामने आ गया, ये क्या तरीका है, वो प्लेट लेके खाना खा रहा था, आपने ऐसे निकाल दिया। अब ये दोनों साढ़ू आपस में भिड़ गए। मैं समझ रहा हूं कि तुमको कौन भड़का रहा है।
हाँ, ये जो अपना ससुर है ना वही तुमको भड़काता है, और मुझे मालूम है तुम मेरे ऊपर बहुत दिन से खुन्नस रखता है, इसके लिए सब बातें बोल रहा है। मतलब गुप्ता जी का बेटा और उसका दोस्त किनारे रह गए, दोनों साड़ू लग गए आपस में। बवाल चल रहा है। इतने में लड़की का ताऊ आता है बीच में, रामलीला मैदान समझ के। वो आगे समझाता है, देखिए भाई ऐसा है कि ये जो खाना हम लोगों ने बनवाया था ये रिश्तेदारों के लिए बनवाया था, बाहरी लोगों के लिए थोड़ी बनवाया था। और दूसरी बात ये है कि उसको प्लेट रखने के लिए तब बोला गया जब उसने खाना खा लिया। हम लोग भी देखो ऐसे नहीं है कि किसी के पेट में लात मार दे, समझ रहे हैं आप। इधर ये सब लफड़ा हो रहा है, उधर कैटरिंग वाला किनारे से देखता रहता है। और कैटरिंग वाला कितना भी राष्ट्रवादी हो, हर शादी में 20-30 प्लेट का लोचा कर ही देता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अपना सलीम जावेद की नई फिल्म रिलीज हो गई है, CAB CAA। तो भक्तों मतलब भाइयों नाराज मत हो ना सलीम जावेद का नाम सुन करके। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी कड़क स्क्रिप्ट सलीम जावेद मिल करके लिखते थे, वैसे ही तो मोदी जी और अमित शाह जी लिख रहे हैं। उनकी स्क्रिप्ट कितनी कड़क थी सलीम जावेद की, इंडस्ट्री में कितने सालों तक राज किया, वैसे स्क्रिप्ट ये लोग भी लिख रहे हैं। वैसे सलीम जावेद ने इंडस्ट्री को अच्छे प्रोडक्ट दिए। सलीम साहब ने सलमान दिया और जावेद साहब ने नालायक फरहान। नालायक इसलिए बोल रहा हूं, बताइए CAB और CA का विरोध कर रहा है? भाई कर रहा होगा, जिसको पतंग उड़ानी नहीं आती है तो हो सकता है वो कर भी दे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए संस्कारी सलमान घटिया दबंग 3 बना के करोड़ों अंदर करने में लगा हुआ है। कम से कम CAB CA का विरोध तो नहीं कर रहा है। अच्छा, उधर सरकार ये भी कह रही थी कि जो कुछ भी देश में चल रहा है ये कांग्रेस वालों ने लोगों को भड़काया है। मतलब कमाल है कि मतलब सलीम जावेद की स्क्रिप्ट लोगों को समझ में नहीं आई और अन्नू मलिक की शायरी को नेशनल अवार्ड मिल गया। मेरे अंदर ऐप, तेरे अंदर ऐप, बोलो कैप 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 कैप। लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश एक परिवार की तरह है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल परिवार में दरार डालने के जैसा है। आप समझ रहे कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव, जिनकी ना पिताजी से पटती है, ना चाचा से पटती है, ना अपने असली वाले चाचा से पटती है। वो कह रहे हैं कि परिवार में दरार डालने जैसी बात है। ममता बनर्जी, सबसे बड़ा विरोध इन्होंने किया कि ये सब जो चल रहा है देश में, ये सब तो COB सब चलबे ना, ये सब जो चला है CA ये सब चलबे ना, ये जो NRC सब चलबे ना, ये जो NPO ये सब चलबे ना, हम बता रहे ये सब चलबे ना। पीछे से एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, ममता दीदी जैसा तुम सब फालतू बात कर रहा है, इस बार बंगाल में तुम चलबे ना। वैसे लोग अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे थे। सबसे शांतिपूर्वक विरोध किसने किया पता है? बहन मायावती ने। उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया, अपना खर्रा निकाला, मैं जो बिल है इसका विरोध करती हूं। उनका विरोध हो गया। इससे ज्यादा शांतिपूर्ण विरोध और क्या हो सकता है? हालांकि मैंने बताया कि मोदी जी की स्कीम जल्दी किसी को समझ में नहीं आती। नोटबंदी, GST समझ नहीं, 370 लोगों को समझ में नहीं आया, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को। दोनों अभी ये भी अपने अपने घरों के अंदर नजरबंद हैं। क्यों नजरबंद है पता है आपको? क्योंकि इन लोगों ने इतने सालों से कश्मीर को लेकर के अपनी नजर खुद बंद कर रखी थी। मुझे लगा था कि शायद अब ये लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा था पूरे देश में NRC लागू होगी। अब मुझे लगा NRC से ही बाहर निकल जाएं ये लोग।
लेकिन मोदी जी ने आके फिर कह दिया भाइयों बहनों एनआरसी लागू नहीं होगा। ये दोनों फिर अंदर बैठे हुए। मोदी जी ने कहा कि यहाँ पे एनआरसी लागू नहीं होगा और अमित शाह ने कहा कि एनआरसी लागू होगा। मैं कह रहा हूँ एनआरसी के लफड़े में क्यों पड़े हो? सीधा सिंपल काम है कि जो लोग मोदी जी के साथ हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, जो सरकार के बिल के साथ हैं, वो सब देशभक्त हैं और जो नहीं है वो सब गद्दार हैं। निकाल के फेंको सीधा, एनआरसी की क्या जरूरत है? लेकिन फेंकोगे कहाँ? मोदी जी ने कहा तो डिटेंशन कैंप तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, कोई बात नहीं है, मोदी जी के पास डिटेंशन कैंप नहीं है तो अमित शाह वाले कैंप में जा सकते हैं। असम में काफ़ी बन चुके हैं और कुछ और बन रहे हैं। अबे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, गूगल करके देख लो। खैर जो कुछ भी जहाँ जल रहा था, मेरा भी ये मानना है, आप लोगों को भी ये मानना होगा कि सरकार से हमारी सहमति और असहमति हो सकती है, आप अपना विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन सरकारी संपत्ति का या किसी भी संपत्ति का इस तरीके से नुकसान करना हमारा और आपका ही नुकसान है। इससे हमारे मुद्दे, हमारा विरोध वो पीछे रह जाता है और आपकी ये हरकतें ये आगे आ जाती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे आप लोगों के लिए कहना पड़ेगा कि भैया बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।